हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और फिर से हुआ एक प्लेन हादसा। 25 नवंबर की रात बोइंग 737 का एक विमान लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। ATC कोशिश कर रहे थे पायलट से कांटेक्ट करने की, पर पायलट के तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके कुछ देर बाद एक तेज आवाज के साथ आग का गोला आसमान में दिखाई दिया। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 25 नवंबर 2024 लिथुवेनिया का कैपिटल है विल्नियस और ये है विल्नियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सिंगल रनवे का एयरपोर्ट है। इससे करीब 900 किलोमीटर की दूरी जर्मनी से बोइंग 737 का एक कार्गो विमान लोकल टाइम के अनुसार रात के करीब 3 बजे उड़ान भरा। ये DHL एयरलाइन कंपनी का प्लेन था, लेकिन इसे स्विफ्ट एयर ऑपरेट कर रही थी। दोनों अलग अलग एयरलाइन कंपनी है, लेकिन DHL ने स्विफ्ट एयर को कहा कि भाई ये मेरा प्लेन है, आप ऑपरेट कर दो, बदले में आपको पैसे भी दिया जाएगा। इसलिए हम इस प्लेन के बॉडी में दोनों कंपनी का टेक्सचर देख सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। स्विफ्ट एयर करीब 2.5 घंटों में लिथुवेनिया पहुंच गया। पायलट ने ATC से लैंडिंग परमिशन मांगा और इसके बाद ये प्लेन रनवे की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद प्लेन के पायलट ने दोबारा से ATC को कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि अब भी ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। ये लैंडिंग करने के लिए अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता जा रहा था। ATC भी साफ साफ अपने रडार में देख पा रहे थे, लेकिन पता नहीं पायलट क्यों खामोश थे। वो क्यों ATC से बात नहीं कर रहे थे। ये प्लेन रनवे से करीब 1.3 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया। रास्ते में आने वाले 2 घरों को भी तोड़ते हुए ये प्लेन क्रैश हो गया। ये घटना बहुत सारे CCTV कैमरे में भी कैप्चर हो गया। इतना बड़ा आग का गोला आसमान में उठा कि उसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। ATC को भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। अब क्योंकि ये एक कार्गो प्लेन था, इसलिए इसमें कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था। बस 2 पायलट और 2 क्रू मेंबर्स, यानी कि कुल 4 लोग प्लेन में सवार थे। हादसे में दोनों में से एक पायलट की मौत हो गई, जबकि बाकी के 3 लोग घायल अवस्था में थे, लेकिन जिंदा थे। इतनी भीषण आग में ये तीनों जिंदा बच गए। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था, और ये चमत्कार बस इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्लेन जैसे ही धरती से टकराया, इसका कॉकपिट टूट के अलग हो गया और कॉकपिट में सवार सभी 4 लोग आग की चपेट में आने से बच गए। इस हादसे में बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे। आखिर क्यों पायलट ने ATC से बात करना ही बंद कर दिया। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली प्लेन को लैंड करा सकता है, आखिर कैसे इतना एडवांस सिस्टम प्लेन को नीचे सही सलामत लैंड नहीं करा पाया। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये प्लेन को रनवे के बीच लाता है और इसे वर्टिकली भी गाइड करता है ताकि प्लेन की ऊंचाई भी सही से मेंटेन रहे। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप होता है, जो कि ILS का ही पार्ट है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसकी गलती होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। अगर एयरपोर्ट में ILS है तो वो प्लेन को लैंड करा ही देगा। हालांकि कुछ एरर या ग्लिच हो सकता है जब मौसम बेहद खराब हो। इसलिए जब मैं इस केस को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी से मुझे ये लग रहा था कि गलती ILS की नहीं होगी। इसका पता लगाने के लिए मैंने रडार की ओर रुख किया और यहाँ पर मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा इस एयरपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये है विल्नियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है रनवे 19। स्विफ्ट एयर को इसी रनवे पर उतरना था ILS की मदद से। पायलट बिना किसी दिक्कत के लैंड कर सके, इसके लिए उनके पास एक लैंडिंग चार्ट भी होता है। लेकिन इस केस को समझने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स चार्ट को समझने की जरूरत नहीं है। आसानी से समझाने के लिए मैंने एक 3D मैप तैयार किया है। उस चार्ट के अनुसार प्लेन अगर रनवे 19 पर लैंड करने आता तो इस पॉइंट पर प्लेन का एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 5000 फीट होना चाहिए और प्लेन का स्पीड 230 kts होना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि आगे इस प्लेन को ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में मुड़ना पड़ता है। इस 90 डिग्री के मोड़ पर प्लेन का एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 3000 फीट होना चाहिए और स्पीड 210 kts
यहाँ पर आते ही एयरपोर्ट का लोकलाइजर प्लेन को डिटेक्ट कर लेगा और ये प्लेन को रनवे के सीध में ले आएगा। वहीं ग्लाइड स्लोप प्लेन के एल्टीट्यूड को भी मेंटेन रखेगा ताकि वो आसानी से रनवे पर टच डाउन कर सके। बस इतना ही करना होता है, हो गई सुरक्षित लैंडिंग। लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप ILS का ही पार्ट होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खैर, ये जो सारा प्रोसेस है वो प्लेन का ऑटो पायलट खुद कर लेता है। ऑटो पायलट खुद प्लेन को मोड़ सकता है और जैसे ही ये ILS के रेंज में आएगा, ILS अपना काम करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन कुछ कंट्रोल्स पायलट के पास भी होता है, जैसे कि वो प्लेन के स्पीड को घटा या बढ़ा सकता है। तो अब बात करते हैं स्विफ्ट एयर की। इस प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ, गलती कहाँ हुई? दोस्तों, जब ये प्लेन इस पॉइंट पर आया तो प्लेन का स्पीड ऑलमोस्ट 300 kts था, जबकि यहाँ पर प्लेन का स्पीड 230 kts होना चाहिए था। यहाँ पर प्लेन की रफ्तार काफी अधिक थी। वहीं एल्टीट्यूड भी 5400 फीट था, जबकि यहाँ पर प्लेन का एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 5000 फीट होना चाहिए था। यानी कि निर्धारित स्पीड और ऊंचाई से कहीं अधिक स्पीड के साथ ये प्लेन आगे की ओर बढ़ने लगा। प्लेन ऑटो पायलट में ही था। जैसे ही ये प्लेन अगले मोड़ पर आया, लोकलाइजर ने प्लेन को डिटेक्ट कर लिया और ऑटो पायलट ने प्लेन को मोड़ना शुरू कर दिया। अब क्योंकि प्लेन का स्पीड काफी अधिक था, इसलिए सही जगह पर ये प्लेन मुड़ नहीं पाया और ये प्लेन अपने लैंडिंग पोजीशन से आगे जाकर मुड़ा। इस पॉइंट पर प्लेन का एल्टीट्यूड 3000 फीट और स्पीड 210 kts होना चाहिए था, लेकिन प्लेन एक तो गलत लोकेशन पर था, वो भी ऑलमोस्ट 254 kts की स्पीड में, और एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 3500 फीट थी। अब तक भी पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड और स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को रनवे से अलाइन करने की कोशिश करने लगा और प्लेन का ग्लाइड स्लोप प्लेन को नीचे की ओर लाने की कोशिश करने लगा और 2500 फीट पर ये ग्लाइड स्लोप के सिग्नल से दूसरी बार हिट किया। इस ग्लाइड स्लोप ने प्लेन को और नीचे लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड भी बढ़ गया और कुछ ही सेकेंड्स में ये आगे जाकर क्रैश हो गया। इस प्लेन ने 2 बार ILS को हिट किया। पहली बार ये कुछ पलों के लिए ILS के रेंज में आया, लेकिन स्पीड अधिक होने की वजह से ये आगे की ओर चला गया और ILS के रेंज से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ये वापस से घूमकर दोबारा से ILS के रेंज में आ गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ILS कहता है कि आप नियम से आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको सही से उतार देंगे। लेकिन स्विफ्ट एयर के केस में ऐसा लग रहा था कि कभी आते हो कभी चले जाते हो। ILS कंफ्यूज है कि आ रहे हो कि जा रहे हो, आखिर लैंडिंग हो तो कैसे हो। खैर, यहाँ पर या तो पायलट को गो अराउंड करना चाहिए था या फिर मैन्युअली प्लेन को उतारना चाहिए था, लेकिन दोनों में से कोई भी स्टेप पायलट ने नहीं लिया। नतीजा ये प्लेन क्रैश हो गया। इस एयरपोर्ट में एडवांस ADS-B रडार सिस्टम भी मौजूद है, जिसके जरिए ATC सब कुछ देख सकता है। कुछ भी छुप नहीं सकता ATC के नजरों से। इवन एयरपोर्ट के किसी कोने में एक छोटी सी गाड़ी भी खड़ी है तो ATC को साफ साफ पता चल जाएगा कि कहाँ किस कोने में कौन सी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नंबर क्या है, वो गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है। इतना एडवांस हो चुका है ATC। पर एक सवाल यहाँ पर मन में ये आता है कि अगर इतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी ATC के पास थी तो उन्होंने स्विफ्ट एयर को ठीक से गाइड क्यों नहीं किया, और क्यों आखिरी वक्त में पायलट ने ATC से बात करना ही बंद कर दिया। इन दोनों सवालों का जवाब मुझे मिला ATC के रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। इस रिकॉर्डिंग को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। पोस्टमैन 18 डेल्टा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पोस्टमैन 18 डेल्टा, आप 4000 फीट पर आ जाइए। QNS 1020 ILS अप्रोच रनवे 19 सॉरी, फिर से कंफर्म कीजिए। आप 2700 फीट पर आ जाइए। QNH 1020 क्लियर ILS लैंडिंग रनवे 19। ओके, 2700 फीट पर हम आ रहे हैं। पोस्टमैन 18 डेल्टा, लैंडिंग के 4 माइल्स पहले टावर से कांटेक्ट करें 118205 पर। ओके, 11805। दोस्तों, अप्रोच कंट्रोलर ने पोस्टमैन 18 डेल्टा से कहा कि लैंडिंग के 4 माइल्स पहले आपको टावर से कांटेक्ट करना है, और टावर का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर पायलट को कांटेक्ट करना था वो था 118.205।
और ये पोस्टमैन 18 डेल्टा ये प्लेन का कॉल साइन है, एक तरह से निक नेम बोल सकते हैं। अप्रोच कंट्रोलर ने जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बताया उन्होंने पहली बात तो गलत तरीके से बताया। 118205 यहाँ पर 2 एकदम साइलेंट था। 118205 में भी इसलिए पायलट ठीक से सुन नहीं पाए और उन्होंने अपने रेडियो पर 11805 पुट कर दिया। हालांकि वो लैंडिंग चार्ट में भी देख सकते थे, सारा रेडियो फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, लेकिन उसी वक्त प्लेन ओवर स्पीड हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था, तो जाहिर सी बात है पायलट का ज्यादा फोकस रहा होगा प्लेन को सही ऊंचाई पर लाना और सही स्पीड में मेंटेन करना, न कि चार्ट में ये देखना कि सही रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है। अब क्योंकि वो गलत फ्रीक्वेंसी डाल चुके थे, इसलिए वो टावर से कभी बात ही नहीं कर पाए। पायलट ने टावर से पूछा भी कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं। उधर टावर के कंट्रोलर भी पायलट से पूछ रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को सुन नहीं पाया। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसे बोलने का जो सही तरीका है वो ऐसा है कि हर एक डिजिट को आपको अच्छे से बोलना है। अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ डेसिमल बोलना है, जैसे कि 118.205, लेकिन टावर में मौजूद कंट्रोलर ने सही से बोला नहीं और पायलट ने सही से सुना नहीं। यही वजह है दोस्तों कि इतने एडवांस सिस्टम होने के बाद भी एटीसी ये गाइड ही नहीं कर पाया कि आपको करना क्या है। वही पायलट गलत फ्रीक्वेंसी पर थे, इसलिए सबको लगा कि पायलट खामोश है और कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। कुल मिलाकर कहा जाए तो गलती पायलट की थी और गलती एटीसी टावर की भी थी। दोनों के बीच कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आईएलएस के बारे में और डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।